1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी, और क्वालिटी में हम लोगों ने हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से एक्ट्स जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए थे, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। और हमने देखा था हमारी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितने, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान के टोटल कितने भाग थे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे संविधान में टोटल अनुसूचियाँ कितनी थी। तो अनुसूचियाँ जो थी हमारे संविधान में पहले 8 थी, लेकिन बाद में कुछ संशोधन किए गए हमारे संविधान में और हमारी अनुसूची की संख्या कितनी थी, 12 हो गई। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। संविधान सभा की अनुसूची, पहली अनुसूची में अगर मैं बात करूँगा तो पहली अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया कि हमारा जो देश है भारत, वो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, उनके नाम तथा उनके क्षेत्रफलों के बारे में अनुसूची 1 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। टोटल स्टेट्स जो हैं हमारे वो हैं 28 और यूनियन टेरिटरी जो है वो है हमारी 8। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज होगा कि 28 राज्य, पहले हमारे 29 राज्य थे। ठीक है, तो क्या किया गया अभी 2019 के लास्ट में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको राज्य से हटा के उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे वो हो जाएंगे 9, लेकिन क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, लेकिन क्या किया गया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश जो था हमारा, 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन व दीप थे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। दादर नागर हवेली एवं दमन व दीप को कंबाइन कर दिया गया है और उसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। इसलिए हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, 8, और हमारे राज्य कितने हैं, 28। ठीक है, हमारा जो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसको राज्यों की श्रेणी से निकालकर केंद्र शासित उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीप, उनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसको, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीप को। इसलिए हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेश में कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं नए, अगर कोई पूछे नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग देखते हैं अनुसूची 2 में क्या है। अनुसूची 2 में जो है वेतन व भत्ते, तो विशिष्ट पदाधिकारियों के, मतलब सबका वेतन और सबके वेतन और भत्ते नहीं है, कुछ ही लोगों के वेतन और भत्ते हैं, उनमें हम लोग देखने हैं। पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल के बारे में देखते हैं और सेम चीज़ लागू करेंगे हम राज्य में आकर। तो जैसे कि सबसे ऊपर कौन होता है, सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वेतन 1 नंबर पे, सबसे पहले ऊपर किसकी वेतन है, राष्ट्रपति की है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर मैं सेंट्रल में बात करूँ तो किसकी वेतन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, तो 1 में किसकी वेतन है, राज्यपाल की भी वेतन है 1 में ही। और वहीं दूसरी में बात करूँ राज्य में, तो राज्य में दूसरे नंबर पर कौन होता है, विधानसभा ही आएगी। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन किसकी है, नंबर 2 पे है। वहीं अगर मैं बात करूँ केंद्र में, नंबर 3 पे कौन आएगा, लोकसभा कौन आता है, राज्यसभा आता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन 3 नंबर पे है। और वहीं मैं बात करूँ राज्य में, तो तीसरे नंबर पर कौन आएगी, विधान परिषद आएगी। तो सभी जगह हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, कुछ जगह पे विधान परिषद है, तो उन जगहों पर जो विधान परिषद है, इसलिए तीसरा नंबर जो आएगा उसमें किसकी वेतन आएगी, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। उसके बाद किसकी वेतन आएगी, चौथे नंबर पे आएगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, और चौथे नंबर पे अगर राज्य की बात करूँ तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की। और 5वें नंबर पे आएगी नियंत्रक महालेखक परीक्षक की। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको सीधे सीधे याद रखना है इसमें कि अनुसूची 2 में क्या है। अनुसूची 2 में जो है वो है हमारे वेतन और भत्ते कुछ विशिष्ट पदाधिकारियों के, पर कुछ विशिष्ट लोगों के। सबसे अगर मैं बात करूँ केंद्र की, तो केंद्र में सबसे पहले किसकी वेतन आएगी, केंद्र में सबसे पहले आएगी राष्ट्रपति की वेतन। केंद्र में दूसरे नंबर पर किसकी वेतन आएगी, तो केंद्र में जो है दूसरे नंबर पर रखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तीसरे नंबर पर किसको रखा गया है केंद्र में, तो तीसरे नंबर पर केंद्र में रखा गया है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। चौथे नंबर पे केंद्र में किसको रखा गया है, तो चौथे नंबर पे केंद्र में रखा गया है सर्वोच्च न्यायालय, अपने बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीश पर न्यायाधीशों को। और 5वें नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 5वें नंबर पे जो केंद्र में जो कैग नियंत्रक महालेखा अधिकारी जो होता है उसकी वेतन को रखा गया। ठीक है, 5 केंद्र में हो गए। अब सेम चीज़ हम लोग रिपीट करते हैं इसमें किसी राज्य किसी स्टेट में। तो राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की वेतन 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे किसकी वेतन को रखा गया है, दूसरे नंबर पे रखा गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। ठीक है, और तीसरे नंबर पे किसको रखा गया है, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन। क्योंकि कुछ राज्यों में विधान परिषद है, हर जगह विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के
अध्यक्ष हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के वेतन को रखा गया है। और 5वें नंबर में राज्य में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होगा उसके वेतन को रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन अंदर से आने लगा है कि किस नंबर पे किसकी वेतन है। तो 1 नंबर पे आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, 5 नंबर, ये 5 नंबर आपको याद रखने हैं। इन्हीं की वेतन जो है अनुसूची 2 में दी गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो अनुसूची देखी। पहली अनुसूची में क्या देखा? पहली अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र और उनके नाम के बारे में लिखा गया है। दूसरी अनुसूची में कुछ विशिष्ट पदाधिकारियों की वेतन और भत्ता के बारे में लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम अनुसूची, तो आगे देखते हैं हम लोग की तीसरी अनुसूची में क्या है। हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में जो है हमारे शपथ के बारे में लिखा हुआ है। तो शपथ भी सब लोगों की शपथ के बारे में लिखा हुआ है, किसी विशेष पदाधिकारियों की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। तो उनका क्रम देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। 1 नंबर पे किसकी है? सांसद। देखो केंद्र में सांसदों की सबसे पहले नंबर पर किसकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है? 1 नंबर पर लिखा हुआ है सांसदों की शपथ के बारे में। और वहीं अगर मैं बात करूँ राज्य की, तो राज्य में शपथ के बारे में किसकी शपथ के बारे में पहले बात की गई? तो विधायकों की शपथ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अनुसूची 2 में बताया था कि जो वेतन जो है सबसे पहले किसकी लिखी थी? राष्ट्रपति जी की लिखी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शपथ में जो है, शपथ में सबसे पहले किसकी शपथ के बारे में बात की गई है? तो सांसदों की शपथ के बारे में बात की गई है, विधायकों की शपथ के बारे में बात की गई है। वहीं दूसरे नंबर पर सांसद हो गए और विधायक हो गए। दूसरे नंबर पर कौन आएंगे? जो केंद्र में जो मंत्री बनेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रियों की शपथ के बारे में, केंद्रीय मंत्रियों की शपथ के बारे में, राज्यों के मंत्रियों की शपथ के बारे में दूसरे नंबर पर लिखा गया है। तीसरे नंबर पे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो होते हैं उनकी शपथ के बारे में लिखा गया है। वहीं अगर मैं बात करूँगा राज्य में, तो उच्च न्यायालय के शपथ के बारे में लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको क्या रखना है? शपथ में भी आप लोगों को याद रखने क्रम, सबसे पहले किसकी शपथ है? अगर मैं बात करूँ केंद्र में, तो केंद्र में सांसद की शपथ आएगी। दूसरे नंबर पर किसकी आएगी? दूसरे नंबर पर बात आएगी केंद्रीय मंत्रियों की शपथ की बताएगी। तीसरे नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय पर आपको बात बोलूँगी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं उनकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है। और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ के बारे में। अगर वहीं हम बात करूँ राज्य की, तो राज्य में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विधायकों की शपथ के बारे में सबसे पहले। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है जो राज्यों के जो मंत्री होंगे उनके बारे में। और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी अनुसूची होगी। पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में था राज्य क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ था। दूसरी अनुसूची में क्या था? दूसरी अनुसूची में जो था वो था हमारे वेतन व भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है? वो है शपथ। और चौथी अनुसूची में हम लोग देखें, चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में बात की गई है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। कि चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में यह है कि हर राज्य जो हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उनमें कितनी कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ राज्यसभा की सीटें हैं, उसके बारे में बात की गई है चौथी अनुसूची में। तो चारों की चारों अनुसूची आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं चार अनुसूची। वहीं हम लोग देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद है जिसमें क्या है, राष्ट्रपति को ये प्रावधान दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र को या फिर उनको जो लगता है कि वहाँ पे जनजाति के लोग रहते हैं तो उसको एक अनुसूचित क्षेत्र वो डिसाइड, या फिर उसी अनुसूचित जाति या फिर उस क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं? अनुसूचित जाति के क्षेत्र को बोल सकते हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति जी के ऊपर रहता है ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी जो एक अनुच्छेद है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उस अनुच्छेद के थ्रू क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र डिसाइड करते हैं और जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, तो उन्हीं को बोला जाता है अनुसूचित क्षेत्र। तो उन अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किस में किया गया है? तो उन अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो उस अनुसूचित क्षेत्र को बनाया गया, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं तो उन पर कैसे प्रशासन का नियंत्रण होगा और उस पर कैसे प्रशासन किया जाएगा और कैसे उस पर नियंत्रण किया जाएगा, उस बारे में उल्लेख किया गया अनुसूची 5 में, ठीक है। आप लोगों को क्या रखना है? क्या जो हमारे यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, तथा वहाँ पे कैसे प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। वहीं हम लोग देखते हैं 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 6वीं अनुसूची में क्या है? जो जनजातियाँ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 सिस्टर्स में से जो कुछ राज्य हैं उनमें क्या है,
उनमें जो जनजातियाँ रहती हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ जिनकी जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है छठवीं अनुसूची में, वो हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये आप लोगों को याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, इनके बारे में उल्लेख नहीं है, ठीक है। इन 3 राज्यों को छोड़ा गया है, किससे को छोड़ा गया है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को। और यहाँ पे किस किस की जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया, तो वे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में जो है हमारे देश में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं उनके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ जो हमारे 6वीं अनुसूची जो है, 6वीं अनुसूची में क्या किया गया है, 6वीं अनुसूची में जो किया गया है वो क्या किया गया है कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जो स्टेट्स हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जो उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया 6वीं अनुसूची में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। अब ये अनुसूची देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। देखो, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन का मतलब क्या है कि कौन कौन से विषय हैं जिन पे जो है केंद्र कानून बनाएगी और कौन कौन से जिन पर राज्य कानून बनाएगा, और कौन से विषय ऐसे हैं जो जिन पर दोनों ही मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें क्या है 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और इसके एक अपशिष्ट सूची भी है, उसके लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है कि संघ सूची पे जो कानून बनाने, संघ सूची में जो विषय रखे हुए हैं उसके कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है, वो अधिकार है केवल और केवल केंद्र की गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उसमें से टोटल पहले 97 विषय थे, पहले 97 विषय थे, अभी कितने हैं, अभी 100 विषय हैं उसमें। ठीक है, याद रखना, अभी 100 विषय अभी हैं, 97 पहले थे। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो पेपर में आ जाते हैं, उनको याद रखें। देखो, सबसे पहले तो आप लोग याद रखें कुछ बेसिक, आपको पता होगा कि हमारे एक ही करेंसी चलती है। ठीक, हमारा तो नहीं कि हर राज्य की अलग करेंसी है। ठीक है, तो क्या जाएगा, बैंक, मैं बोलूँ करेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसमें आ जाएंगी। मुद्रा हो गई, बैंक हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा इजीली। तो मैंने बताया आपको मुद्रा, बीमा, बैंक, इनकम टैक्स और स्टॉक मार्केट, ये सब पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें किसमें आ गई, संघ सूची के पास में। आपको याद हो गया होगा क्या, मुद्रा, बैंक, बीमा, इनकम टैक्स, स्टॉक मार्केट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग अभी क्या है, विदेशी मामले जो भी होते हैं वो सारे कौन देखता है, हमारा सेंट्रल देखता है। ठीक है, तो विदेश मामले हो जाएंगे, और रक्षा मामले भी हमारे कौन देखता है, सारे के सारे कौन देखता है, विदेशी केंद्र देखता है। ठीक है, तो रक्षा, विदेश, मुद्रा, बीमा, बैंक, स्टॉक मार्केट, इनकम टैक्स, ये आप लोगों को याद हुए होगी इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। परमाणु आपको पता है पूरे सेंट्रली देखता है। अंतरिक्ष और हवाई परिवहन आपको देखता है। ठीक है, अंतरिक्ष और हवाई परिवहन जो होते हैं सारी की सारी चीज़ किसके पास हैं, वो केंद्र के पास कानून बनाने का अधिकार है उनके पास। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको याद रखना है कच्चा तेल। कच्चा तेल जब भी ऐसा बाहर से आता है तो कौन लेगा, उसमें सारे मसाले मामले ऐसा बोल सकते हो कि कच्चा तेल जनरली दूसरे देश से आता है, दूसरे देश से आता है, तो उस पर सारे के सारे मामले कौन लेगा, तो कच्चे तेल पे संघ सूची या फिर बोले केंद्र उसके विषय में कानून बनाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें संचार के ऊपर भी कौन कानून बनता है, संचार के ऊपर भी हमारा केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। सीमा शुल्क और व्यापार के ऊपर भी कौन कानून बनाता है, तो हमारी केंद्र सरकारी कानून बनती है। आपको याद रखना है कि संघ सूची में जितने भी विषय हैं वो टोटल 97 विषय पहले थे, अभी 100 विषय हैं। उनमें से कुछ विषय हम लोग याद रखने हैं। ठीक है, और के संघ सूची में के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो वो है केवल और केवल केंद्र का। उनमें से आपको याद रखना है मुद्रा, बैंक, बीमा, इनकम टैक्स, स्टॉक मार्केट, इजीली याद हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। परमाणु, रक्षा, विदेश, ठीक है, और परमाणु, रक्षा, विदेश, हवाई परिवहन। ठीक है, ये भी आप लोगों के इजीली याद हो जाएंगे। आप लोग याद रखना है तो व्यापार, कर, कच्चा तेल और जल परिवहन वाला याद रखना, सीमा शुल्क याद रखना है। ये आपको थोड़ा सा रखना है क्योंकि ये जो मैं इंपॉर्टेंट बताएं इनसे क्वेश्चन जनरली इन्हीं से क्वेश्चन बच जाएगा। संघ सूची के विषय बता देते हैं, संघ सूची का कौन सा संघ सूची का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, जैसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखने इतने विषय तो एटलीस्ट याद रखनी है आपको। और ये संख्या भी याद रखनी है कि पहले कितने विषय थे, तो पहले 97 विषय थे, अभी कितने विषय हैं, अभी जो है वो 100 विषय हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं। तो राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पे किसका अधिकार होगा कानून बनाने का, तो वो होगा किसका, राज्य का। ठीक है,
तो टोटल वैसे कितने 66 थे पहले, अभी कितने हैं, अभी जो है 61 है। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी 61 है, पहले 66 थे प्रेजेंट में, ये अभी प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में 61 है, पहले 66 थे। तो इसमें से कुछ हम लोग याद रखते हैं, जैसे कृषि, सबको पता होगा कृषि जो होता है राज्य के पास होती है कृषि, ठीक है। इसके साथ कृषि याद आ जाएगा, पुलिस नॉर्मल है, स्वच्छ स्वास्थ्य स्वच्छता, देखो हर स्वच्छता के लिए हर बार कई अवार्ड दिए जाते हैं, तो हर बार इंदौर का अवार्ड मिला है कई बार स्वच्छता के लिए पहले नंबर पे। तो हर स्टेट से एक राज्य उनको चुना जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि स्वच्छता मतलब ये राज्य के पास कानून होगा, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग अपने जो सिटीज़ हैं उनको स्वच्छ करता है, तभी उनको अवार्ड मिलते हैं। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें, राज्य सूची में। पंचायत आपको याद रहेगा, नगर पालिका। अगर मैं पंचायत और नगर पालिका दोनों जगह एक शब्द यूज़ करूँ, स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय शासन के जो आता है वो किसका, राज्य सूची में आता है। राज्य में स्थित तीर्थ स्थल, ठीक है, कृषि पर कर, विज्ञापन कर और टोल टैक्स, ठीक है। ये आपका याद रखना है कि जल संसाधन वाला आप लोगों को क्या रखना है कि जल परिवहन जो था वो किसमें है, जल परिवहन जो है वो किसमें है, वो है संघ सूची में, जबकि जल संसाधन जो है वो किसमें है, हमारे राज्य सूची में। तो इसमें क्या क्या रखना है आपको, मैली, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत ये सब, और पंचायत, ठीक है। और इसके अलावा आपको कृषि पर कर, टोल टैक्स, विज्ञापन कर, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को याद रखनी है राज्य सूची में। राज्य सूची पर विषय बनाने का, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसका है, वो है हमारे राज्य का। इसमें टोटल विषय पहले 66 थे, अभी 61 विषय इसमें है। और हम लोग देख लीजिए संवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं कि संवर्ती सूची का मतलब क्या है। संवर्ती सूची वह सूची होती है, इनमें उन विषयों को रखा गया है जिन पर राज्य और केंद्र दोनों के कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसमें टोटल जो विषयों की संख्या जो थी वो थी 46, और अभी कल 52 के आसपास हो गई है। कल 52 के आसपास विषय हैं, 46 और 52 के आसपास विषय हैं, ठीक है। तो अगर अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से विषय हम लोग को, बहुत सारे विषय, तो कौन कौन से विषय हम लोग को याद रखने हैं, तो वो विषय है आपको शिक्षा याद रखना है, ठीक है। शिक्षा पे दोनों कानून बनाने का जरूरत है। आप लोग देखो कि सेंट्रल के स्कूल भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल होते हैं, तो क्या होगा, शिक्षा पे दोनों को क्लियर हो गया होगा। वन तथा वन्य जीव, देखो वन्य जीव जो होते हैं, देखो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। तो कुछ राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी होते हैं, कुछ जो स्टेट वाले पार्क अभ्यारण्य होते हैं, तो वो जाएंगे इसमें वन तथा वन्य जीव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, वन तथा वन्य जीव पे, शिक्षा पे। बिजली पे भी दोनों कानून बना सकते हैं। देखो बहुत सारी योजना जो रहती है वो बिजली के ऊपर क्या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, बहुत सारी योजना हमारी केंद्र सरकार चलाती है, ठीक है। तो बंदरगाह पे भी दोनों का अधिकार है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन केस, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शादी तलाक, तो ये तीनों चीजें पे भी कानून बनाने का किसका है, संवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। किस पे, जनसंख्या नियंत्रण पे, परिवार नियंत्रण पे, शादी तलाक पे, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ किताब, अखबार, पुरातत्व की इमारतें, तो किताब और अखबार, तो शिक्षा किताब से ही आएगी और अखबार से भी आएगी, तो बिल्कुल, तो ये दोनों भी किसमें आएंगे, हमारे संवर्ती सूची में आएंगे, ठीक है। और प्राथमिक इमारतें और अंतर्देशीय परिवहन, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार जो है हमारे केंद्र और राज्य दोनों को ही है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को ही है, इसलिए जो रखा गया हमारी संवर्ती सूची में। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एक चीज़ की कि एक होती है अपशिष्ट सूची। तो अपशिष्ट सूची में वो होता है कि अपशिष्ट सूची में क्या होता है कि अपशिष्ट सूची में उन विषयों को रखा गया है जिन विषयों को जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा है तब उनके बारे में बात इन विषयों पे नहीं की गई, या फिर उस टाइम पे ऐसे विषय थे ही नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने, अपशिष्ट सूची का मतलब क्या है, अपशिष्ट सूची में उन विषयों को रखा गया है जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे वो विषय या तो उस टाइम पे थे ही नहीं, उस टाइप के मामले हमारे सामने आए नहीं थे उस टाइम पे। तो जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उनको ना तो संवर्ती सूची में रखा गया है, ना ही राज्य सूची में रखा गया है, ना ही संघ सूची में रखा गया है। तो इन सूची में जो तीनों सूची में जो विषय नहीं है उनको रखा गया अपशिष्ट सूची में। फॉर एग्जाम्पल आप लिए आज का आजकल हमारे में साइबर क्राइम हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो अपशिष्ट सूची में रखे गए हैं। तो अपशिष्ट सूची में रखा गया है कि इनको साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलों को, साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले जो है वो हमारे रखे गए इसमें अपशिष्ट सूची में। और अपशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, अपशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो होता है हमारे
केंद्र का हूँ, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। इसके आगे हम लोग कल देखते हैं 8वीं अनुसूची और 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं कल। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।